आज जो है हम विज्ञान विषय शुरू करेंगे और उसमें हमारा जो पहला टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है ब्लड। तो ध्यान से सुनिएगा, परीक्षाओं में जो इससे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे आपके, वो यहां आपको एकदम क्लियर होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले यदि हम यहां देखें कि ब्लड की स्टडी को क्या कहा जाता है, तो यहां हमारे पास नाम आता है कि ब्लड की स्टडी को सेरोलॉजी कहा जाता है और हेमेटोलॉजी। क्लियर? ब्लड की स्टडी को क्या कहा जाता है? सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी। यहां तक क्लियर है? अब इसके बाद देखिए, अब यहाँ हम ब्लड में क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, पहले उनको भी डिस्कस कर लेते हैं, तो वो भी आप साथ के साथ देखते जाइए। सबसे पहले हम यहाँ पढ़ेंगे ब्लड का निर्माण। क्लियर हुआ? सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम यहाँ? ब्लड का निर्माण। फिर उसके बाद पढ़ेंगे इसके कार्य। फिर अब इसके अंदर इसकी कंपोजिशन देखेंगे, इसका संगठन देखेंगे कि ये इसके अंदर क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये तीन चीजें हम यहां पढ़ेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। तो यदि मैं यहां निर्माण की बात करूं, तो निर्माण में अब देखिए यहां दो चीजें आती है हमारे पास। पहले आता है वयस्क और यहां आता है भ्रूण। ठीक है, हमारे पास यहां दो कैरेक्टर आ चुके हैं, एक आ गया वयस्क और एक आ गया भ्रूण। अब वयस्क में जो है ब्लड कहां बनता है, तो वो बनता है अस्थि मज्जा में। ठीक है, वयस्क में ब्लड कहां बनता है, तो वो बनता है अस्थि मज्जा में। अब अस्थि मज्जा क्या चीज होती है, तो यहां आप इस डायग्राम से देखिए, ये कोई मान लीजिए बोन है हमारी, इसके बीच में जो लिक्विड होता है, ठीक है, इसके बीच में जो लिक्विड होता है, जो जालीदार जो होता है, वो लिक्विड जो होता है, वहां क्या होता है? ब्लड का निर्माण होता है वयस्क के अंदर। यदि भ्रूण की बात की जाए कि भ्रूण में जो है ब्लड कहां बनेगा, अब भ्रूण में जो है अस्थियां अभी पूर्ण परिपक्व नहीं हो पाई हैं, तो अब यहां जो ब्लड है इसमें कहां बनेगा, तो वो बनेगा लीवर में। यकृत। तो यहां तक में भी आपको चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। सबसे पहले ब्लड की स्टडी को क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है सेरोलॉजी, हेमेटोलॉजी। अब निर्माण की जब बात आई थी कि वयस्क में जो ब्लड है वो कहां बनेगा, वो बनेगा अस्थि मज्जा में, और भ्रूण में ब्लड कहां बनेगा, तो वो बनेगा यकृत में, लीवर में। तो ये बेसिक चीज जो है मे बी आपको क्लियर हो चुकी होंगी। और कई बार जो परीक्षाओं में आपको ये प्रश्न देखने को मिला है कि भ्रूण में जो है ब्लड कहां बनता है, रक्त कहां बनता है, तो उसका सही उत्तर होगा लीवर। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए एक चीज और आती है, परिसंचरण। परिसंचरण क्या होता है? परिसंचरण। अब परिसंचरण सबसे पहले देखेंगे हम कि रक्त परिसंचरण की खोज की किसने, तो वो खोज की थी सर विलियम हार्वे। तो परिसंचरण की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने। किसने की? विलियम हार्वे। क्या किया इन्होंने? रक्त परिसंचरण की खोज की। क्लियर? फिर उसके बाद अब यदि हम इसके रक्त के कार्य देखें कि भाई ब्लड हमारे शरीर के अंदर क्या क्या काम करता है, तो यहां जो सबसे पहला जो काम आएगा तो वो आता है ताप नियंत्रण। ताप नियंत्रण कैसे होगा, तो ये अब आप देखिए कि जब हम हाथों को जब आपस में मलते हैं, तो मलने के साथ क्या होता है कि हाथ गर्म हो जाते हैं, और जब हम छोड़ते हैं तो वापस वही नॉर्मल ठंडे हो जाएंगे। तो ऐसे ही ब्लड क्या करता है, हमारी पूरी बॉडी में इधर से उधर दौड़ता रहेगा, और जब वो दौड़ता रहेगा तो वो क्या करेगा? ऊष्मा पैदा करेगा, और वही क्या होगा? हमारी बॉडी का एक नियत टेम्परेचर रहेगा। ठीक है, तो ताप नियंत्रण का काम कौन करता है? ब्लड करता है। फिर उसके बाद यदि दूसरा कार्य देखें,
अब इसका दूसरा कार्य होगा पोषक पदार्थ पोषक पदार्थों का परिवहन। हम जब भी कुछ खाते हैं तो जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो डायरेक्टली नहीं पहुंच जाते सीधे वहां, तो उसको पहुंचाने का जो काम होगा वो किसका होगा? पोषक पदार्थों को जो पहुंचाने का काम होगा वो भी यहाँ रक्त का ही होगा, वो भी यहाँ जो है ब्लड का ही होगा। तो दो जो है इसके काम आपको समझ आ चुके होंगे। पहला था ताप नियंत्रण। ताप नियंत्रण किस तरह करेगा? इधर से उधर दौड़ता है तो ऑब्वियसली वो एक ऊर्जा उत्पन्न करेगा और वही हमारा जो है एक नियत टेम्परेचर रहेगा। फिर उसके बाद था दूसरा पोषक पदार्थों का परिवहन। तो हम यदि कुछ भी खाते हैं तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी को कहाँ से पहुंचते हैं? तो वो पहुंचते हैं ब्लड से। फिर उसके बाद तीसरा जो काम है इसका वो है गैसों का परिवहन। अब गैसों का परिवहन ये किस प्रकार करेगा? जिस प्रकार पोषक पदार्थों का परिवहन कर रहा था उसी प्रकार ये गैसों का परिवहन करेगा। और ये कौन सी गैसों का परिवहन करता है? O2 और CO2। क्लियर? तो जो दो हमारे पास गैसें हैं कि हमने सांस ली तो ऑक्सीजन अंदर ली और जब हमने सांस छोड़ी तो वो CO2 छोड़ी। तो ऑक्सीजन को पूरी बॉडी के अंदर घुमाने का जो काम करेगा वो कौन करेगा? वो भी ब्लड का ही काम होगा। और ये जो पॉइंट है हमारा गैसों का परिवहन, ये रेस्पिरेशन में हम बहुत अच्छे से करेंगे। तो अगली जो वीडियो रहने वाली है वो रेस्पिरेशन वाली रहने वाली है, तो स्टे ट्यून। फिर उसके बाद अब हम देखें इसका चौथा काम। तो चौथा काम भी होगा यहां, ये भी परिवहन का ही है। तो उत्सर्जी, क्या? उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। ठीक है, तो उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। अब आप देखिए उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन किस प्रकार है कि हम जो है ह्यूमन बींग्स जो है वो यूरिनेट करते हैं। वैसे तो सभी करते ही हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो जो यूरिनेट करते हैं, जो इम्प्योरिटीज हैं, जो यूरिया है, वो बॉडी से बाहर कैसे निकलेगी? तो उसको बाहर निकालने का एक मीडियम है ब्लड। बाहर नहीं करता पर एक मीडियम है, किडनी तक पहुंचाने का एक मीडियम है ये। क्लियर? तो ये इसके जो चार काम थे, मे भी आपको यहां तक चीजें जो है सारी समझ आ चुकी होंगी। फिर भी मैं आपको जो है एक बार इसे फिर रिपीट कर देता हूं ताकि आपको कंठस्थ हो सके। तो यहां परिसंचरण की बात चल रही थी, तो परिसंचरण की खोज किन्होंने की थी? तो वो की थी विलियम हार्वे ने। फिर उसके बाद इसके कुछ कार्य थे। तो कार्य में सबसे पहला कार्य था ताप नियंत्रण का, दूसरा काम था पोषक पदार्थों का परिवहन, तीसरा काम था गैसों का परिवहन। गैसें कौन सी होगी? तो एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहां दो गैसें लिखी हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। चौथा जो इसका काम है वो है उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। तो ये इसके कुछ काम थे जो आपको समझ आ चुके होंगे। अब इसके बाद चलते हैं हम इसकी कंपोजिशन में। तो देखिए कार्य आपको यहां समझ आ चुके थे। अब इसकी कंपोजिशन को देखते हैं कि भाई रक्त के अंदर ऐसी क्या चीजें होती हैं, इसीलिए तो इन्हें प्राकृतिक कोलाइड कहा जाता है। ठीक है, तो रक्त में हमें दो चीजें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले मिलती है प्लाज्मा और दूसरे मिलते हैं हमें रुधिराणु। ठीक है, तो दूसरी चीजें क्या मिलती है हमें? रुधिराणु। अब देखिए ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा है वो कितनी रहती है? वो रहती है 55%। ठीक है, पूरे ब्लड का 55% हिस्सा जो है वो है प्लाज्मा और बाकी जो है 45% वो है रुधिराणु। अब आप देखिए कि जब आप कभी बीमार पड़ते हैं तो बीमार पड़ने पे जब आपसे ब्लड लिया जाता है तो ब्लड लेने के बाद उसकी जो जांच होती है वो होती है सीरम की। अब सीरम क्या चीज है? अब देखिए यहां हमारे प्लाज्मा में दो प्रोटीन होते हैं। कौन कौन से? पहला आ गया
फाइब्रिनोजेन या फाइब्रिनोजिन, दूसरा आ गया प्रोथ्रोम्बिन। क्लियर? तो दो प्रोटीन फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, इनको ब्लड से निकाल दिया जाता है, इनको निकाल दिया जाता है प्लाज्मा से, और जब निकाल दिया जाता है तो जो शेष बचता है येलो कलर का द्रव, वही क्या होता है, सीरम होता है और जिसकी जांच होती है। प्लाज्मा वैसे ही येलो कलर का होता है, पर जब ये निकाल दिया जाता है और वो हल्का येलोइश हो जाता है और उसकी जांच होती है, जिससे हमें बीमारी का पता चलता है। अब बारी आती है रुधिराणु की। तो रुधिराणु को हम देखें तो यहां हमारे पास जो है 3 रुधिराणु हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हमें देखने को मिलता है आरबीसी, दूसरा हमें देखने को मिलता है डब्ल्यूबीसी, और तीसरा जो है वो मिलता है प्लेटलेट्स। तो रुधिराणु 3 है, कौन कौन से? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स या कार्पल्स, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स या कार्पल्स, और प्लेटलेट्स लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और बिंबाणु। तीनों चीजें आपको समझ आई। फिर उसके बाद इनको कहा क्या जाता है? तो इसको कहा जाता है एरिथ्रोसाइट। आरबीसी को क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट। और लास्ट जो हमारे पास बच गए बिंबाणु, जो प्लेटलेट्स, उनको बोला जाता है थ्रोम्बोसाइट। यहां तक चीजें क्लियर हैं? देखिए, बिल्कुल एकदम फ्री माइंड होके देखिए, आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी। इससे इजी वे नहीं हो पाएगा कोई भी, तो ध्यान से देखिएगा। आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बस आपको 1-2 बार वीडियो देखनी है, एक ही बार देखनी है, और आपको ये चीजें सारी क्लियर हो जाएंगी। तो यहां देखिए, आरबीसी को क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है ल्यूकोसाइट, और जो प्लेटलेट्स हैं इनको कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट। अब आगे देखिए, आरबीसी का जो आकार है वो कैसा होता है? तो आरबीसी होती है गोल। साथ के साथ आपको अटैच फोटो भी मिलती जाएंगी इसमें। तो आरबीसी का जो आकार है वो कैसा है? गोल। गोल होती है और बीच में से यूं चपटी होती है। यही डब्ल्यूबीसी की बात करें तो इनका आकार कैसा होता है? इनका आकार अनिश्चित होता है। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी का आकार हो गया अनिश्चित, और यही प्लेटलेट्स की बात करें तो इनका आकार होता है उत्तल। तो यहां हमने 2 चीजें पढ़ी रुधिराणुओं के बारे में, कि जो आरबीसी है उसे कहा जाता है एरिथ्रोसाइट, और इनका आकार कैसा होता है? वो होता है गोल और बीच में से चपटी होती है। और यही डब्ल्यूबीसी को देखा तो डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है ल्यूकोसाइट, और इनका आकार कैसा होता है? वो होता है अनिश्चित, कोई फिक्स जो है इनकी शेप नहीं होती। प्लेटलेट्स की बात करें तो यहां हमारे पास जो है इसको कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट, और इसका आकार कैसा होता है? वो होता है उत्तल। अब बारी आती है कि ये इनकी संख्या कितनी होती है ब्लड के अंदर। तो यहां जो सबसे ज्यादा जो संख्या होती है वो होती है आरबीसी की, कितनी? तो 50 लाख। ठीक है, तो 50 लाख इनकी संख्या होती है, और कहीं कहीं आपको 5 मिलियन लिखा मिल जाएगा, तो एक ही बात है। डब्ल्यूबीसी की बात करें तो ये कितनी होती है? ये होती है 10,000, 10K। प्लेटलेट्स की बात करें तो ये कितनी होती है? ये होती हैं 2 लाख। 1.5 लाख से 3 लाख के बीच में होती है, तो ये 2 लाख अप्रॉक्स होती है। ठीक है, तो ये इनकी संख्या है। सबसे ज्यादा अब आरबीसी होगी, तो ये पूरे इसका ब्लड का 95% हिस्सा कवर कर रही है। ठीक है, पूरे रुधिराणुओं का जो है 90% हिस्सा कवर कर रही है। अब इसके बाद आरबीसी जो है ये इसकी वैलिडिटी कितनी है? ये कब जो है खत्म होती है? तो ये खत्म होती हैं 120 दिन में। कितने दिन में खत्म होती है? 120 दिन में। यही डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी मात्र 4 दिन।
ठीक है। तो WBC जो है वो 4 दिन में खत्म हो जाती है, इसकी वैलिडिटी बस इतनी ही है, ये इतने में ही खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद प्लेटलेट्स की बात करें तो ये होती है 7 दिन, 7 दिन बाद ये भी टाइम बोल जाएंगी। क्लियर। अब बारी आती है केंद्रक की। तो केंद्रक आरबीसी में होता है या नहीं होता, ये अब आप मुझे बताइए। बहुत बार आपको जो है एग्जाम में देखने को मिला होगा ये क्वेश्चन कि इन तीनों में केंद्रक किसमें नहीं होता या होता है, या आरबीसी में होता है कि नहीं होता, या डब्ल्यूबीसी में होता है या नहीं होता। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जिसमें यदि पूछा जाए कि क्या आरबीसी में केंद्रक होता है तो नहीं होता, डब्ल्यूबीसी में होता है, हाँ जी बिल्कुल होता है, प्लेटलेट्स में होता है, नहीं होता। तो अब आप यहां समझ चुके होंगे कि केंद्रक जो है किस में होता है, डब्ल्यूबीसी में, किस में नहीं होता, प्लेटलेट्स और आरबीसी दोनों में नहीं होता। अब एक बात और कि आरबीसी में और प्लेटलेट्स में जो है केंद्रक नहीं है तो यहां इनमें डीएनए नहीं होगा, डीएनए नहीं होगा तो डीएनए टेस्ट भी नहीं हो सकता इनसे आगे। ठीक है। तो यहां तक चीजें में भी आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब इनको थोड़ा सा और पढ़ते हैं। डब्ल्यूबीसी को देखें। अब देखिए डब्ल्यूबीसी के बारे में, इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें सोल्जर सेल कहा जाता है। ये क्या करती हैं, ये हमारी बीमारियों से रक्षा करती है। ठीक है। अगर कोई भी वायरस बैक्टीरिया का अटैक हमारे ऊपर होता है तो ये सबसे पहले जो उसे पहचानेंगी, उसे खत्म करेंगी और उसकी बॉडी, उसकी लाश को ठिकाने भी लगाएंगी। कैसे, तो अब देखिए इसके अंदर जो है इसके टाइप्स अगर देखें तो सबसे पहले आता है एंटीबॉडी, फिर दूसरी आती है टी सेल। ठीक है। तो टी सेल को क्या कहा जाता है, यहां लिम्फोसाइट भी कहा जाता है। ठीक है। और तीसरी जो सेल आ गई वो आ गई मोनोसाइट। अब देखिए सबसे पहले पहचानने का जो काम है वो किसका है, वो है एंटीबॉडी का। तो एंटीबॉडी क्या करेगी, किसी भी वायरस बैक्टीरिया के अटैक को, वायरस बैक्टीरिया को पहचानने का काम करेगी और ये क्या करेगी, दौड़ी चली जाएगी किसके पास, लिम्फोसाइट के पास, और इसको बताएंगे कि भाई देख कुछ कोई आया है अंदर। और लिम्फोसाइट है जो ये थोड़ा सा इनका दादा है, ये गुस्सैल बहुत है, तो ये क्या काम करता है, ये उसको पकड़ेगा और उसे मार देगा। ठीक है। एंटीबॉडी का क्या काम था, पहचानने का काम था, और जो टी सेल है, लिम्फोसाइट है, इसका क्या काम है, इसका काम है उसे मारने का। फिर उसके बाद आती है मोनोसाइट। ये क्या काम करती है, ये उसकी लाश को, उसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगाने का काम करती है। तो ये क्या काम कर रही है, ये काम कर रही है भक्षण का। क्लियर। 3 टाइप थे डब्ल्यूबीसी के, वैसे तो और भी टाइप होते हैं पर हम मेनली यही पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि यही जो है एग्जाम में बहुत बार आपसे पूछा जाता है। और अब देखिए एंटीबॉडी का क्या काम है, पहचानने का। टी सेल, लिम्फोसाइट जो है इसका क्या काम है, मारने का काम है। मोनोसाइट का क्या काम है, भक्षण का काम है इसका। ठीक है। तो यहां ये चीज आपको जो है क्लियर हो चुकी होंगी। अब देखिए, अब एक चीज और, इसमें आरबीसी के अंदर जो हमारे पास आरबीसी थी, इसके अंदर लाइसोसोम नहीं होता। क्या नहीं होता, लाइसोसोम नहीं होता। अब ये लाइसोसोम क्या है, लाइसोसोम क्या करता है, ये है ये भी एक मारने का ही काम करता है ये भी। ठीक है, भक्षण का काम करता है ये। तो अब आप देखिए कि ये किस में नहीं होता, आरबीसी में नहीं होता। आरबीसी में नहीं होता तो ये कहां जाके मरेंगी, ये मरेंगी स्प्लीन, जिसे
प्लीहा भी कहा जाता है, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, प्लीहा। यहां तक में भी मैटर आपका क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए लाइसोसोम इसमें नहीं है तो ये किस में होगा, ये WBC में होगा, ये प्लेटलेट्स में होगा लाइसोसोम, ठीक है। तो ये उन दोनों को मारने का काम करेगा। और ये कहाँ जाके मरेंगी, ये मरेंगी स्प्लीन में, प्लीहा में। तो यहां तक जो है ब्लड आपका कंप्लीट हो चुका है वैसे तो। अब इसमें एक चीज और मैं आपको बता दूं कि इससे रिलेटेड जो बीमारी है, बीमारी क्या होती है, बीमारी का नाम होता है एनीमिया। ठीक है, तो इससे ब्लड से रिलेटेड जो बीमारी होती है उसका नाम है एनीमिया। अब एनीमिया असल में होता क्या है, खून की कमी, ठीक है। अब देखिए कि जैसे जब भी हम ऊंचाई पे जाते हैं तो ऊंचाई पे जाने पर क्या होता है, आरबीसी का आकार बढ़ता है, और आकार बढ़ता है तो उस ब्लड क्या करेगा, जो आरबीसी है वो क्या नहीं कर पाएगी, वो ऑक्सीजन को डिसॉल्व करने की जो उसकी कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो इस चीज का भी आप विशेष ध्यान रखिएगा। और यदि आरबीसी से रिलेटेड बात करें तो आरबीसी में आपको एक वर्णक दिखाई देता है जिसकी वजह से ब्लड जो होता है वो लाल होता है, वो है हीमोग्लोबिन। ये छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा, हीमोग्लोबिन। इसका क्या काम है, ब्लड को लाल रंग प्रदान करना, ठीक है। ये तो बेसिक क्वेश्चन हो गए जो आप छोटी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हो और ये किसी का गलत भी नहीं होता। तो अब देखिए, अच्छा इसमें एक चीज और देखिए कि हीमोग्लोबिन मेल में कितना होता है और फीमेल में कितना होता है। अगर मैं यहां मेल की बात करूं तो यहां होता है 14 ग्राम पर डेसीलीटर। हीमोग्लोबिन मेल्स में कितना होगा, 14 ग्राम पर डेसीलीटर, और यही फीमेल में बात करें तो 13 ग्राम पर डेसीलीटर। यहां कमी आ रही है फीमेल के अंदर 1 ग्राम की। और वही जो है, अब आप देखिए हीमोग्लोबिन जिसमें ज्यादा होगा उसमें आयंस ज्यादा होंगे, जिसमें आयंस ज्यादा होंगे वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहां आपको पता चल गया होगा कि मेल्स जो होते हैं वो फिजिकली फीमेल से थोड़े ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। उसके पीछे रीजन है हीमोग्लोबिन आयंस, ठीक है। तो यहां जो है हमारी वीडियो खत्म होती है और आगे हम मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।